हेलो, नमस्ते सभी प्यारे भाइयों को। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लासेस, हमारा यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस में। आप सभी का बहुत ही ज़्यादा प्यार से हार्दिक अभिनंदन है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम ग्रामीण परिवेश या फिर रूरल डेवलपमेंट की एक क्लास या फिर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। वो चल रहा था हमारा लेखपाल का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है आपका हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। और उसके बाद जो हम अगला टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करना चाहते हैं वो है आपका टॉपिक ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। जी हाँ, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। और इसमें जो आपका ये जो टॉपिक है इसमें हम जानेंगे कि ग्राम क्या होता है, समाज क्या होता है, ग्रामीण क्या होते हैं, मतदाता क्या होते हैं, ये ग्राम पंचायतें कितनी हैं। तो ये सब जानकारी आप इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हो। आपको अगर हमारा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद आता है या फिर समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें, जिससे कि हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट फिर से ला सकें। बेटा फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ जो है पढ़ाई के प्रति डिमोटिवेट हो रहे हो। जो इस समय आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। इस बार का तो आपके लिए ये चुनौती है, आपका ये लक्ष्य है कि आपको इस बार ये लेखपाल का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। आने वाले भविष्य में नहीं पता कि आपके लिए फिर कोई लेखपाल की वैकेंसी आएंगी या नहीं। तो मैं चाहता हूं जितना मेरे से प्रयास हो सकता है मैं आपके साथ प्रयास कर रहा हूं। चलो ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्राम क्या होता है। उससे पहले मैंने शायद आपको 3 क्वेश्चन या फिर बंदोबस्त के अबाउट में पूछा था। जो कृषि या फिर भूमि व्यवस्थाएं थी वो मैंने आपसे पूछा था। मैंने पूछा था व्यवस्थाएं कितने प्रकार की हैं और शायद कुछ बच्चों ने कमेंट भी दिया था भूमि व्यवस्था के अबाउट में। एक ही बच्ची है शायद उसने कमेंट दिया है, बाकी सब तो कमेंट देते ही नहीं है। मैं क्वेश्चन तो दे जाता हूं लेकिन आंसर्स देते ही नहीं है। शायद लगता है उनका पढ़ाई के प्रति मन नहीं लग पा रहा है। तो मैंने जो कृषि पद्धति या फिर भूमि व्यवस्थाएं पूछी थी तो मैंने बताया नहीं था, लेकिन भूमि व्यवस्था जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। आपकी जो भूमि व्यवस्था है वो 3 प्रकार की ब्रिटिश काल के दौरान चलाई गई। एक तो आपकी होती है स्थायी बंदोबस्त, एक व्यवस्था चलाई गई स्थायी बंदोबस्त, या इसी को हम बोलते हैं इस्तमरारी। एक चलाई गई आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त जो है आपकी चलाई गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस आप सभी ने इसका नाम सुना होगा या फिर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल के रूप में आपने इसको पढ़ा होगा, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था ये चलाई गई आपकी टॉमस मुनरो के द्वारा। ये व्यवस्था जो रैयतवाड़ी है टॉमस मुनरो के द्वारा चलाई गई। और तीसरी जो व्यवस्था थी आपकी उसे बोलते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। और महालवाड़ी जो व्यवस्था है इसके जनक हैं हॉल्ट मैकेंजी। ये इनके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो आपकी ये 3 व्यवस्थाएं होती हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम उसके अबाउट में भी जानेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो इन सभी व्यवस्थाओं के अबाउट में जानेंगे कि ये बंदोबस्त किस प्रकार से लागू किए गए थे और कहां कहां पर कितने क्षेत्र में और कितना टैक्स होता था, इनके लिए कितना टैक्स निर्धारित किया था अंग्रेजों ने, किस प्रकार से यहाँ पर लूट मचाई, वो सब हम जानेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जल्द जब स्टार्ट करेंगे आपके लिए। और आप जिस प्रकार से हमारा सहयोग कर रहे हैं ऐसा ही सहयोग करते रहिए। देखिए टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ग्राम हम पढ़ रहे हैं आपका ग्रामीण समाज एवं विकास, रूरल डेवलपमेंट
आपका जो हम पढ़ रहे हैं इस समय रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें जानेंगे सबसे पहले ग्राम क्या होता है, गांव होता क्या है। तो बेटा ग्राम या फिर गांव, ग्राम शब्द का जो उल्लेख है आपका वैदिक साहित्य में भी मिलेगा। वैदिक साहित्य मतलब ऋग्वेद में, ऋग्वेद में भी ग्राम शब्द का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले जो ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है वो आपका वैदिक साहित्य में, और वैदिक साहित्य में भी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले आपका ग्राम शब्द का उल्लेख किया गया है। यह क्वेश्चन आपका दो तरीके से बन जाता है। एक तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री में कि ग्राम शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, तो ऋग्वेद में, सबसे पहले ऋग्वेद में मिला। ऐसे रूरल डेवलपमेंट में यह क्वेश्चन बन जाता है आपका कि ग्राम शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है, तो याद रखना यह आपका वैदिक साहित्य में मिलता है। तो ग्राम शब्द का जो उल्लेख है वो आपका वैदिक साहित्य में मिलेगा। और ग्राम समाज की सबसे पहले जो आपका रूरल डेवलपमेंट है, रूरल सोसाइटी डेवलपमेंट है, इसकी जो अवधारणा सबसे पहले रखी वो रखी गई अमेरिका के द्वारा। सबसे पहले यूएसए ने ऐसा प्रयास किया कि हम ग्राम समाज की पहली बार संकल्पना या फिर कॉन्सेप्ट रखते हैं कि ग्राम समाज होता कैसा है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो ग्राम शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है, तो याद रखना वैदिक साहित्य में, और वैदिक साहित्य में भी ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है। बेटा कॉन्सेंट्रेट बनाए रहो, एकदम फोकस। देखिए ग्राम शब्द का उल्लेख वैदिक साहित्य में, ग्राम समाज की पहली बार संकल्पना यूएसए लिखा नहीं है यहां पर, यूएसए अमेरिका। तो पहली बार जो संकल्पना दी गई ये दी गई आपकी अमेरिका के द्वारा। अब देखिए ग्राम, ग्राम होता क्या है। ग्राम या फिर गांव राज्य सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसे अधिसूचित कर दिया जाए। अधिसूचित मतलब सरकार के द्वारा बता दिया जाए कि इतना एरिया या फिर इतना क्षेत्रफल यहां के रहने वाली आबादी के लिए है। ग्राम मतलब यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से और उसकी निश्चित सीमा से होती है। ग्राम एक ऐसा अस्तित्व होता है जिसकी पहचान उसके नाम से तथा उसकी सीमा से होती है। अभी तो बताया एक भौगोलिक क्षेत्र और उसकी सीमा बना दी जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। जिसकी कोई सीमा हो, उसका कोई भौगोलिक क्षेत्र हो और उसे राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित कर दिया जाए, नोटिफाई कर दिया जाए या फिर उसे अधिसूचित कर दिया जाए। राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र गांव कहलाता है। या फिर इतना याद रखना कि ग्राम जो है जिसकी कोई सीमा हो और जिसका कोई नाम हो, नाम या फिर पहचान, उसे हम क्या कहेंगे, गांव। जिसकी कोई सीमा हो, जिसका कोई नाम हो या फिर जिसकी कोई पहचान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गांव। और राज्य सरकार के द्वारा उसे अधिसूचित किया जाए उस भौगोलिक क्षेत्र को हम बोल देते हैं कि यह एक गांव है। तो बेटा गांव समझ में आया। ग्राम शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है, आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य के अंतर्गत भी पूछा जाए तो ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। अगर पूछा जाए कि ग्राम क्या होता है, क्या ग्रामीण समाज की जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया गया वो किस देश ने दिया, तो वो है आपका अमेरिका। अगर पूछा जाए ग्राम क्या होता है, कि एक ऐसा अस्तित्व जिसका कोई नाम हो और उसकी सीमा निर्धारित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ग्राम बोल देंगे। या फिर राज्य सरकार के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया जाए तो उसे भी क्या बोला जाएगा, ग्राम बोला जाएगा। नेक्स्ट, गांव के प्रकार, ये टाइप्स हैं कुछ गांव के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं हम एक समृद्ध गांव, कि समृद्ध गांव क्या होता है। समृद्ध गांव से मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा गांव जिसमें ग्रामीणों
की आय सामान्य आय से अधिक हो, जो अन्य क्षेत्र में गांव हैं उनके प्रति व्यक्ति की जो आय है उन सभी की आय से एक व्यक्ति की गांव या फिर उस गांव के व्यक्तियों की आय उस दूसरे गांव के व्यक्तियों की आय से अधिक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक समृद्ध गांव है। तो यहां पर समझना, समृद्ध गांव ऐसा गांव जिसमें ग्रामीणों की आय सामान्य आय से अधिक होती है, उसे हम एक समृद्ध गांव कहते हैं। सामान्य गांव से अगर अधिक है उस गांव में आय तो उसे बोलोगे आप समृद्ध गांव। एग्जाम्पल, पंजाब राज्य के जो मुख्यतः गांव हैं वो ऐसे ही गांव हैं समृद्ध गांव, क्योंकि वहां के गांव की जो आय है भारत के अन्य राज्यों में स्थित गांव की आय से अधिक है, तो वहां के गांव समृद्ध गांव होते हैं। बेटा क्लियर हुआ? समृद्ध गांव ऐसा गांव जिसमें दूसरे गांव की अपेक्षा या फिर दूसरे गांव की तुलना में उस गांव की आय अधिक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे समृद्ध गांव बोला जाएगा। एग्जाम्पल, पंजाब राज्य के गांव। नेक्स्ट है आपका वृद्ध गांव। वृद्ध गांव से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी गांव में कोई व्यक्ति अपनी युवावस्था में तो ऐसा करे कि वो दूसरे देश में या फिर फॉरेन कंट्री में जॉब करने के लिए चला जाए, जैसा कि पंजाब में अक्सर करके होता है कि पंजाब में क्या होता है, व्यक्ति यहां से फॉरेन में जॉब करने के लिए पहुंच जाते हैं, और स्पेशली पंजाब में मुख्यतः व्यक्ति जाते हैं विदेशों में जॉब करने के लिए, और बाद में वो अपनी वृद्धावस्था को गुजारने के लिए वापस से गांव आ जाएं। एक तो कंडीशन ये वृद्ध गांव के बनने की, और दूसरी कंडीशन ये है कि बहुत से बच्चों के माता पिता तो यहां पर हैं लेकिन बच्चे वो विदेशों में नौकरी करने चले गए। माता पिता गांव में रह गए और बच्चे कहां पर चले गए? विदेशों में या फिर फॉरेन कंट्री में नौकरी करने के लिए। तो ऐसे गांव को हम वृद्ध गांव बोलेंगे। या तो वो स्वयं व्यक्ति विदेश में जॉब करने के लिए अपनी युवावस्था में चला गया, या फिर उसके बच्चे चले गए और उनको वहां पर छोड़ गया, तो ऐसे गांव को हम वृद्ध गांव बोलते हैं। वृद्ध गांव का मतलब जिनके बच्चे विदेश में तथा माता पिता गांव में निवास करते हैं, ऐसे गांव को हम वृद्ध गांव बोलेंगे। इसका भी एग्जांपल हो जाएगा पंजाब के गांव, मुख्यतः ऐसे ही गांव हैं। ठीक है बेटा, समृद्ध गांव क्लियर हुआ। वृद्ध गांव जिनके बच्चे विदेश में तथा माता पिता गांव में रहते हैं, उसे हम वृद्ध गांव बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका सीमावर्ती गांव। जो आपका सीमावर्ती गांव होता है, इसका मतलब यह है कि शहर के सबसे समीप जो शहर है, कोई बड़ा शहर, उस शहर की सीमा पर स्थित गांव या फिर बड़े शहरों के आसपास वाले गांव आपके सीमावर्ती गांव कहलाएंगे। सीमावर्ती इसका मतलब है बड़े शहरों के आसपास वाले गांव आपके सीमावर्ती गांव कहलाते हैं। पूछा जाए सीमावर्ती गांव कि बड़े शहरों के आसपास वाले गांव आपके सीमावर्ती गांव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में 1991 में आपका एक ग्रेटर नोएडा था। ग्रेटर नोएडा जो एक गांव होता था, अब उसका विकास होकर वो शहर हो गया है। 1991 के दौरान ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नोट कर लेना इसे। शहरीकरण, नेक्स्ट है शहरीकरण। क्या होता है? शहरीकरण का मतलब सिर्फ इतना है कि गांव के लोगों के द्वारा अपने क्षेत्र का विकास कर लिया जाए या फिर उसका डेवलपमेंट कर लिया जाए। तो गांव के लोगों द्वारा उसे शहर के रूप में विकास करना। जो वस्तुएं गांव में मिलती हैं वो तो कोई छोटी या फिर दुकानों पर परचून वगैरह का ये मटेरियल मिलता है, लेकिन जरूरत की सभी वस्तुएं वहां पर नहीं मिल पाती हैं। जितनी भी वस्तुएं आपके शहर में मिल रही हैं, उनमें से मुख्यतः वस्तु अगर उस गांव में मिलने लग जाएं, तो हम बोलेंगे कि उस गांव ने अपना शहरीकरण कर लिया है। और उसमें साथ में लिटरेसी भी आ जाए, साक्षरता, तो बोलेंगे उस गांव का शहरीकरण होता जा रहा है। तो आपका जो शहरीकरण है, इसका मतलब है
गांव के लोगों द्वारा उसे शहर के रूप में विकास करना आपका शहरीकरण कहलाएगा। गांव के लोगों के द्वारा अपने गांव का शहर के रूप में डेवलप करना उसे बोलेंगे हम शहरीकरण। नेक्स्ट, भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ गांव की प्रधानता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी वजह से यहाँ पर गांव की प्रधानता है। गांव इसलिए है क्योंकि भारत में यहाँ पर कृषि होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ गांव की प्रधानता है क्योंकि गांव का जो मुख्य धंधा होता है, मुख्य जो बिजनेस होता है वो होता है आपका कृषि। जहां कृषि होगी वहां पर गांव अवश्य होगा, या फिर बोल सकते हो लगभग 90% कृषि जो होती है वो गांव में होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या, भारत में जो गांव में निवास करने वाली जनसंख्या है अगर प्रतिशत के माध्यम से देखें तो 68.9%, 68.9% 2011 की जनगणना के अनुसार 68.9%, या फिर एग्जैक्ट आंकड़े चाहिए आपको तो 68.89%, 68.89%, या तो आप 68.9 लिख लीजिए या फिर 68.89%। अब करोड़ में व्यक्त करें तो 83.3 करोड़ व्यक्ति। गांव में निवास करने वाली जनसंख्या 68.9% 2011 की जनगणना के अनुसार, या 68.89%। अगर करोड़ में देखें तो 83.3 करोड़। गांव में निवास करने वाली जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी 68.9% या 83.3 करोड़ ये जनसंख्या है आपकी गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए भारत में कुल गांव कितने हैं तो वो है 6,40,930। 640,930 आपके गांवों की जनसंख्या है, सॉरी गांव की संख्या है भारत में। भारत में कुल गांव 6,40,930 हैं। अगर पूछा जाए कि गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है तो 68.9%। बेटा हम भी गांव के व्यक्ति हैं, हम भी ग्रामीण हैं, हम भी इन्हीं में आते हैं। ऐसा मत समझना कि सर शहरी हैं, सर भी ग्रामीण हैं। ठीक है ना। ग्रामीण मतलब गांव में या फिर ग्राम में निवास करने वाले व्यक्तियों को ग्रामीण कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय का मतलब यह है जो व्यक्ति गांव में निवास करेंगे उन्हें हम ग्रामीण बोलेंगे। नेक्स्ट, आबादी वाले गांव, जहां पर आबादी पाई जाती है वो है आपके 5,97,464, 597,464, 597,464। ऐसा लग रहा है पुरानी हिंदी फिल्मों का मोबाइल नंबर, 597,464। बिना आबादी वाले गांव 43,466, 43,466 बिना आबादी वाले गांव हैं। मतलब जो वहां से शहरीकृत हो चुके हैं, जो वहां से उन क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की ओर अग्रसर हो गए हैं, उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया है, उसे बोलेंगे हम बिना आबादी वाले गांव। ये बहुत दुख की बात है। नेक्स्ट, ये तो आपका ग्राम के अबाउट में बताया गया है कि कौन कौन से गांव होते हैं, किस प्रकार ग्राम क्या होता है, या फिर ग्राम कितने हैं, जनसंख्या कितनी निवास करती है। ये तो आपका ग्राम शब्द हो गया। ग्रामीण समाज में से ये आपका एक शब्द निकल कर आया, ग्रामीण में से गांव, क्योंकि ग्राम से ही ग्राम में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें बोलते हैं हम ग्रामीण। अब नेक्स्ट है समाज। समाज क्या होता है? आप ग्रामीण समाज पढ़ रहे हो तो समाज क्या होता है? सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी किसी क्षेत्र या समूह के लोग जिनकी प्रथाएं व कानून साझे होते हों। देखो बेटा, जहां पर आप निवास करते हो वहां पर बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो या मुस्लिम से या क्रिश्चियन से या फिर पारसी किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, वहां पर सिर्फ
आपके ही धर्म के व्यक्ति और आपके परिवार के व्यक्ति रहते हो, ऐसा तो नहीं है। वहां पर सभी धर्म के व्यक्ति होंगे, अपने त्योहारों में, अपने फेस्टिवल्स में बहुभाषी अन्य अन्य भाषाओं के व्यक्ति, तो सभी मिलजुल कर निवास करते हैं। एक गांव में सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति नहीं होता, विभिन्न धर्म के व्यक्ति होते हैं। तो गांव में क्या होगा, या फिर हम जो समाज पढ़ रहे हैं उस समाज के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में जब विभिन्न धर्म अपनी प्रथाओं को, अपने त्योहारों को, अपने कानूनों को साझा करते हैं एक दूसरे से, जिस स्थल पर साझा कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम समाज बोलेंगे। जिस स्थान पर वो अपने कानून एवं प्रथाओं को साझा करते हैं, तो समाज क्या होगा, किसी क्षेत्र या समूह के लोग जिनकी प्रथाएं व कानून साझा हो, शेयर्ड कल्चर्स एंड लॉ। शेयर्ड कल्चर्स एंड लॉ, यह आपका क्या कहलाएगा, समाज कहलाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण समाज, एक छोटा समाज जहां 100 आवासीय इकाइयां शामिल हों, 100 आवासीय रहने वाले इकाइयां शामिल हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रामीण समाज। ग्रामीण का मतलब बड़ा भी हो सकता है, एक सिटी के रूप में, एक नगर के रूप में, देश के रूप में, ये भी तो एक समाज है। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज एक छोटा समाज जहां 100 आवासीय इकाइयां शामिल हों, 100 से कम भी हो सकती है, 90, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हम, 90, 80, 70, तो मतलब एक छोटा समाज जहां 100 आवासीय इकाइयां शामिल हों उसे हम ग्रामीण समाज बोलते हैं। समाज क्लियर हो गया। समाज क्या होता है, जिस क्षेत्र में विभिन्न धर्म के व्यक्ति अपनी प्रथाओं को एवं कानूनों को साझा करते हैं, उसे बोलेंगे हम क्या, समाज। ग्रामीण समाज एक छोटा समाज जहां 100 आवासीय इकाइयां शामिल होती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है जनजातीय समाज, मतलब ट्राइबल सोसाइटी। ये तो आपकी रूरल सोसाइटी है, ये है आपकी ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी ग्रामीण समाज की तुलना में और अधिक छोटा होता है। देखो, ग्रामीण समाज का जो मुख्य धंधा होगा वो होता है कृषि, मुख्य धंधा कृषि। और आपके जनजातीय समाज ग्रामीण समाज की तुलना में और अधिक छोटा होता है और इसका मुख्य धंधा होता है आखेट करना या फिर शिकार करना। जनजातीय समाज ग्रामीण समाज की तुलना में और अधिक छोटा होता है और इसका मुख्य धंधा होता है शिकार। बेटा जनजातीय जो है या फिर आप इन्हें ट्राइबल्स, ट्राइब्स बोलते हो, ये हमारे ही पूर्वज हैं। हम थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, एडवांस होने की वजह से हमने इन्हें त्याग दिया है, हमने इन्हें बाहर कर दिया है। ये एक तरह से हमारे ही पूर्वज हैं। आपने जनजातियों के सेंटलीज जनजाति के अबाउट में या फिर आपने वोमेन धनुषधारी जनजाति के अबाउट में, जो अंडमान एंड निकोबारीज में रहते हैं, तो इन सभी के अबाउट में सुना होगा। जनजाति से तात्पर्य सिर्फ इतना है, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की जो एज है वर्तमान में 4.5 बिलियन हो चुकी है। अर्थात जो पृथ्वी ने जन्म लिया तो वो 4.5 बिलियन वर्ष पहले लिया था। 1 बिलियन बराबर होते हैं आपके बेटा, 1 बिलियन बराबर 100 मिलियन। 1 मिनट, 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 1 बिलियन बराबर 100 लाख, 100 लाख। तो 4.5 बिलियन पहले आपकी पृथ्वी ने जन्म लिया और मानव सभ्यता जो आपकी आई है वो 4.5 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुई। पृथ्वी बिलियन और मानव सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई वो 4.5 मिलियन वर्ष पहले। 1 मिलियन बराबर लगभग 10 लाख, तो 4.5 मिलियन बराबर 45 लाख वर्ष पहले आपकी मानव सभ्यता का जन्म हुआ। और ऐसा बताते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में इस सभ्यता का जन्म हुआ था। स्टार्टिंग में वो व्यक्ति कुछ खाना, पहनना, कपड़े वगैरह ये सब तो नहीं होते थे,
कि जिस प्रकार से आज के टाइम में आप लेवाइस की शर्ट ये सब खरीदते हो मार्केट से, तो उस टाइम तो नहीं थे। उस टाइम तो व्यक्तियों को सिर्फ सामने कोई दिखाई दिया, पत्थर उठाया, मारा और खा लिया। अब कपड़ों की जहां तक समझ में आई तो वहां पर समझ में आया तो वहां पर पत्तों के पीछे लड़ाई होने लग गई। किसी के पास छोटे पत्ते आ रहे हैं शरीर को ढांकने के लिए, तो किसी के पास बड़े पत्ते। क्यों बेटा, कितना अच्छा रहता होगा पत्तों से शरीर का यूजिंग वो ढका जा रहा है। और आज के समय में हम एडवांस हो गए हैं और हम एडवांस होकर वहां से निकल कर आ गए। अब वही हिसाब है कि गांव से व्यक्तियों ने गांव को छोड़कर वो शहर की ओर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। आज के समय में गांव के जो व्यक्ति हैं गांव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं। तो गांव के व्यक्ति तो यहां पर रह गए और शहरी व्यक्ति जो चले गए वो बोलते हैं कि हम एडवांस हो गए। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही जनजातीय वाले में जिनमें से जो व्यक्ति एडवांस या फिर यहां से निकलकर जनजातियों में से निकलकर गांव की ओर आए और गांव में से शहर में चले गए। अब तो जनजातीय ग्रामीण समाज की तुलना में और अधिक छोटा होता है और इनका मुख्य धंधा शिकार होता है। नेक्स्ट, शहरी समाज कस्बा प्लस शहर दोनों के संदर्भ में अदल बदल के किया जाता है। दोनों एक ही हैं, एक दूसरे की अगर आपको परिभाषित करना है तो कस्बा और शहर ये दोनों के संदर्भ अदल बदल के किया जाता है। गांव से लोग शहरों में बसने जाते हैं। ठीक है ना बेटा। कस्बा कोई छोटा एरिया और शहर एक बड़ा एरिया, बस इतना डिफरेंस है। वृहत परंपरा साक्षर वर्ग की जो परंपरा होगी, जो आपका लिटरेसी वाला पर्सन, लिटरेट पर्सन जो होगा, जो साक्षर होगा, उसका जो ट्रेडिशन होता है उसे हम वृहत परंपरा बोलते हैं या फिर ग्रेट ट्रेडिशन बोलते हैं। ग्रेट ट्रेडिशन। लघु परंपरा लिटिल ट्रेडिशन, गांव व शहर के निरक्षर लोग, इलिटरेट व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो निरक्षर हैं उनको हम बोलेंगे लघु परंपरा वाले लोग। एक शब्द होता है आपका सार्वभौमिकीकरण। जब गांव के लोग शहरों में जाकर मिल जाते हैं, जब गांव के लोग जाकर अपनी परंपराओं को शहरी लोगों में जाकर मिला देते हैं और आराम से वहां पर निवास करने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म, सार्वभौमिकीकरण। जब गांव के लोग शहरी लोगों में जाकर मिल जाएं तो उसे बोला जाएगा सार्वभौमिकीकरण। एक शब्द होता है आपका संकीर्णता। जब शहर के लोग, इसका अपोजिट, जब शहर के लोग गांव के लोगों में आकर मिल जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे आपका संकीर्णता। तो बेटा यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। यहां पर कुछ एक दो पॉइंट और हैं जिन्हें आप नोट कर लेना। कुछ कथन है, कुछ सार्वभौमिक कथन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, स्टेटमेंट है, उनको नोट करना। पहला कथन लिखना, भारत गांव में निवास करता है। गांव से संबंधित कथन है, भारत गांव में निवास करता है। क्यों बेटा, नींद आ रही है क्या? बेटा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। लेखपाल परीक्षा जल्दी ही होगी आपकी। लेखपाल बनना है, अपने लक्ष्य को पकड़ना है तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। और भी व्यक्ति हैं जो आपसे बहुत ज्यादा, आपको ये कोई सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं आपसे बोलूंगा कि आप लूसेंट पढ़िए या फिर कोई अन्य बुक में, मैं आपको कोई अन्य बुक नहीं बताऊंगा। आपको सिर्फ तैयारी करनी है, आप कहीं से भी करिए, क्योंकि एक कोई व्यक्ति है जो कई वर्षों से किसी सब्जेक्ट को क्लियर करने में लगा हुआ है और आपको थोड़ा सा ही पढ़ने में नींद आने लग जाती है। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे टारगेट पूरे नहीं होंगे आपके। मोती कभी खुद किनारे पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। क्यों बेटा, सही है ना? मोती कभी भी किनारे पर नहीं आते, अगर उन्हें पाना है तो आपको समंदर में उतरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है
तो मेहनत के समंदर में डुबकी तो लगानी पड़ेगी। क्यों बेटा? चलो, तो पहला स्टेटमेंट लिखना, भारत गांव में निवास करता है, और डैश करके लिखना M.K. गांधी, महात्मा गांधी। हाँ, वही महात्मा गांधी है, ये एक ही महात्मा गांधी हुए। पहला स्टेटमेंट है भारत गांव में निवास करता है महात्मा गांधी। दूसरा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु। तीसरा, ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, रॉबर्ट रेडफील्ड। ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, रॉबर्ट रेडफील्ड। बेटा, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं। हौसला बनाए रखिए। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ हर पल हर कदम पर आपके साथ बने हुए हैं। हम आपके साथ हर राह में, हर मुश्किल में आगे चट्टान की तरह आपका साथ देते रहेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, समझ में आता है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।